प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं। उत्तर प्रदेश में कल छठे चरण की वोटिंग होगी और इसके बाद सिर्फ एक चरण का मतदान शेष रह जाएगा, जो 7 मार्च को होगा। अंतिम चरण के मतदान के बाद सूबे की सभी 403 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होते ही 10 मार्च का इंतजार रहेगा। दरअसल इस दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, जो ये बताएंगे कि कहां किसकी सियासी किस्मत का पूर्वोदय होगा और सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजेगा। हालांकि इसके पहले छठे चरण के मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस राउंड में 10 जिलों की कुल 57 सीटें शामिल हैं। ये सभी जिले पूर्वांचल के हैं, जहां पिछली बार यानी 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस में से कोई भी दल दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचा। वैसे इस बार के समीकरण पहले से काफी अलग है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को सपा से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है, वहीं कुछ सीटों पर बसपा भी मजबूत है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि छठे चरण की आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर टक्कर त्रिकोणीय भी हो सकती है। बहरहाल छठे चरण के रण में किसकी जीत वाला प्रण सही साबित होगा और कुशीनगर के साथ ही अंबेडकर नगर में सियासी हवा किस हो रहा है, मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। दोनों जिलों की कुल 12 सीटों पर क्या इस बार सपा समेत अन्य बीजेपी को जीत के ट्रैक से उतारने में सफल होंगे, यह तस्वीर पहले जैसी ही रहेगी। चलिए सत्ता के संग्राम में अब चर्चा इसी को लेकर करते हैं। आज के मुद्दे कुशीनगर टू अंबेडकर नगर। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की साथ दांव पर लगी। हालांकि माना जा रहा है कि गोरखपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ एक तरफा जीत हासिल करेंगे। वहीं अन्य सीटों पर पार्टी को सपा के साथ ही अन्य दलों से भी टक्कर मिल सकती है। वैसे इस चरण में गोरखपुर के अलावा 9 और जिलों में भी चुनावी जंग है। इसमें कुशीनगर, जहां की पडरौना से पिछला चुनाव बीजेपी की टिकट से जीतने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा की साइकिल पर सवार होकर फाजिल नगर से मैदान में उतरे। तो वहीं जिले की तमकुही राज सीट कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। कुशीनगर के अलावा अंबेडकर नगर में जिले की क्या स्थिति है, यहाँ 5 सीटों पर ऊंट किस करवट बैठेगा, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले इन दोनों जिलों से जुड़ी एक रिपोर्ट देखें। बताओ, हम पे कोई मुकदमा हो तो बता दो। और बाबा मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने खुद के मुकदमे वापस लिए। उनका नारा ही था कि सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का विकास, और हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। यूपी चुनाव का छठा चरण, 10 जिलों की 57 सीटों पर रण, मैदान में 676 उम्मीदवार। बड़ा सवाल, आखिर कहां किसका होगा उद्धार। उत्तर प्रदेश में 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मंगलवार को चुनाव प्रचार थमने से पहले सियासी दलों के दिग्गजों ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में खूब माहौल बनाया। इस दौरान बीजेपी और सपा जहां एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखी, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मुख से चुनावी मंच पर महामृत्युंजय मंत्र भी सुनने को मिला। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा कि नहीं हो रहा है? खुश है? क्या काम सपा बसपा के लोग करा पाते, कांग्रेस के लोग करा पाते? देखो, हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार हो गया है। जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकाल लो कि गन्नी निकाल दोगे। इन्होंने दिल्ली के बजट में भी पैसा नहीं रखा, क्योंकि वो जानते हैं, दिल्ली वाले जानते हैं कि लखनऊ वाले आने ही नहीं है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। छठे चरण में जिन 10 जिलों में वोटिंग होगी, उसमें कुशीनगर और अंबेडकर नगर भी शामिल है। इन दोनों जिलों में कुल 12 सीटें हैं, जिनमें पिछली बार 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, जबकि एक सीट उसके सहयोगी दल सुभाषपा ने जीती थी। हालांकि 22 के चुनावी रण में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सपा के साथ गठबंधन कर मैदान में है। कुशीनगर की बात करें तो जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पिछली बार 5 सीटों पर
बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी और एक पर उसके सहयोगी दल सुभाषपा उम्मीदवार को जीत मिली थी, जबकि तमकुही राज कांग्रेस के खाते में गई थी। यहाँ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि कुशीनगर में पडरौना सीट भी आती है, जहां से बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीतने के बाद मंत्री बने थे, लेकिन 2022 के रण से ठीक पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर वो सपा की साइकिल पर सवार हो गए। अखिलेश यादव ने इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट भी बदली है। वे अब पडरौना की जगह फाजिल नगर से मैदान में हैं। वैसे 7 सीटों की बात करें तो मैदान में कुल 91 उम्मीदवार हैं, जबकि जिले में मतदाताओं की संख्या 26,34,000 से अधिक है। इसमें 13,87,000 से ज्यादा पुरुष और 12,46,000 के करीब महिला मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कुशीनगर जिले में 1,58,000 से ज्यादा वोटर बढ़े हैं। कुशीनगर में जहां 7 सीटों पर चुनावी घमासान है, तो वहीं अम्बेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ का चुनाव अपने नाम करना बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि जिले की 5 में से महज 2 सीटों पर ही पिछली बार बीजेपी कब्जा जमा पाई थी। 2017 में हाथी मदमस्त होकर चला था और बसपा 3 सीटों पर बाजी मारने में सफल रही थी। पिछली बार कटेहरी, जलालपुर और अकबरपुर सीट पर बसपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। आपको बता दें कि जलालपुर सीट से बसपा विधायक के 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने के चलते उपचुनाव भी हुआ, जिसमें सपा ने यह सीट बसपा से छीन ली, जबकि आलापुर और टांडा सीट पर बीजेपी काबिज है। अम्बेडकर नगर जिले के चुनावी रण में इस बार 60 उम्मीदवार हैं, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला करीब 18 लाख मतदाता करेंगे। जिले में 25,000 के आसपास मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान कर विधायक चुनेंगे। खैर, अम्बेडकर नगर और कुशीनगर की 12 सीटों में अब की बार कहां किसका कब्जा रहता है। खास तौर पर अम्बेडकर नगर में क्या बीजेपी माया जाल में फिर फंसेगी या मोदी योगी की जोड़ी सभी विपक्षी दलों के चक्रव्यूह को भेजते हुए सफलता हासिल करने में कामयाब रहेगी, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कुशीनगर टू अम्बेडकर नगर में चलिए पहले रूप कुशीनगर जिले करते हैं, जहां की सभी 7 सीटों के समीकरण के बारे में कुशीनगर के संवाददाता महेश मिश्र जानकारी देंगे। साथ ही विशेष टिप्पणी में हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव जी हैं। राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं तो उसके बाद हम चलेंगे अम्बेडकर नगर, जिसकी सभी 5 सीटों की जानकारी जितेंद्र पांडे जी को। राव साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम महेश मिश्र से जानकारी लें, लेकिन यहाँ जो कांग्रेस इस बार प्रियंका जी ने जो मेहनत की है, जो दमखम दिखाया है कांग्रेस ने सभी सीटों पे चुनाव लड़ करके, निश्चित तौर पे आज से 25 साल पहले जब कांग्रेस ने समझौता किया था बीएसपी से, उसके बाद से 100 सीटों पे उनकी जड़ बची, उसके बाद और धीरे धीरे समाप्त होती है। अब एक बार फिर से प्रियंका जी की मेहनत से उत्तर प्रदेश को उर्वरा भूमि के रूप में कांग्रेस बनाना चाह रही है। इन स्थितियों में सबसे बड़ी साख तो तुमके ही राज कुशीनगर की माने, जहां से अजय कुमार लल्लू चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये प्रियंका जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के लिए, तो उनको जीतना बहुत जरूरी है अगर कांग्रेस को फिर से वहां खड़ा करना है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है आपको राव साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रियंका गांधी के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है ये चरण, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष जिनको उन्होंने चुना है, जो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बड़े जोर शोर से कार्य करते हैं, कांग्रेस में नई ऊर्जा लाए हैं वो पिछले 2-3 सालों में। तो मुझे लगता है कि अजय सिंह लल्लू को भी भारी मतों से जीतना चाहिए। पिछली बार जब भाजपा की लहर भी थी, उसके बावजूद वो जीते थे, तो इस बार और बेहतर तरीके से उनको जीतना चाहिए। लेकिन एक बात मैं त्रिपाठी जी और कहना चाहूँगा यार, इस कल जो ये चरण है, इसमें कई दिग्गजों की साख है जी। ये खासकर जो दो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 2 ये जगह है, कुशीनगर और अम्बेडकर नगर, यहाँ पर आप अगर आकलन करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी सीट बदली है जी। अजय सिंह लल्लू अपनी सीट से लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पहले भाजपा में थे, बसपा से भाजपा में आए, भाजपा से पलट के ये सपा में आए तो इनकी सीट बदल गई फाजिल नगर, क्योंकि ये कई बार पडरौना से लड़े हैं। पडरौना से अब की बार उम्मीद इनको कम थी कि जीत पाएंगे, तो क्या कारण थे वो जमीनी हकीकत वहाँ के रिपोर्टर बेहतर बताएंगे, मैं बाद में बताऊंगा उसको।
अजय सिंह लल्लू के लिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और कल परसों में जब प्रियंका जी ने उनके लिए कैंपेन भी किया था, तो बाकायदा बाइक से अजय सिंह लल्लू प्रियंका गांधी को बिठा के स्टेज से हेलीकॉप्टर तक ले गए थे। वो बड़ा दर्शनीय दृश्य था। तो मैं समझता हूँ ये प्रियंका जी और अजय सिंह लल्लू दोनों के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। वो इसलिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार जाता है तो निश्चित तौर पे ये होगा कि भाई कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। आपको बहुत पहले का ध्यान होगा, 95-96 के दौर में नरसिंह राव से अलग होकर अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस बनाई थी, उसका नाम था कांग्रेस तिवारी, ध्यान होगा। और अर्जुन सिंह खुद सतना से चुनाव हार गए। ये बात अलग है कि सीधी से उनके तिलक राज सिंह, उनके जो कांग्रेस तिवारी से लड़े थे, उनकी सीट से सीधी से रिजर्व सीट थी, वो जीत गए थे, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए थे। और चुनाव हारने के बाद उस पार्टी का अस्तित्व ही धीरे धीरे समाप्त हो गया था। इन स्थितियों में अगर आपका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अगर हार जाता है, नहीं जीतता है, तो कांग्रेस के लिए आगे आने वाले समय में मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल तक कांग्रेस काफी कुछ खड़ी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि 10 साल कम से कम और लगेंगे। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अजय सिंह लल्लू के खिलाफ बहुत विरोध था, इसलिए जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे प्रियंका जी द्वारा, तो बहुत विरोध था। कई लोगों ने राहुल गांधी से जाके शिकायत करी, कई वरिष्ठ नेताओं का इस्तीफा हुआ। कई वरिष्ठ नेता तो जो घोर कांग्रेसी थे, मतलब आजीवन उन्होंने कांग्रेस साथ रहे हैं, वो आज की डेट में भाजपा में चले गए। ये इस तरह का विरोध था अजय सिंह लल्लू का। ये देखते हुए अगर अजय सिंह लल्लू हार गए कहीं गलती से, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश से तो कम से कम नेस्तनाबूद हो जाएगी। जी आने वाले समय में, लेकिन जीतना उनके लिए, कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। प्रियंका जी की मेहनत जो उन्होंने की है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं सीट में, पहले खड्डा चलते हैं। हमारे साथ महेश हैं। महेश, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। महेश, खड्डा में बीजेपी के पास ये सीट थी। खड्डा में विवेकानंद पांडे भाजपा से, अशोक चौहान सपा गठबंधन से, निसार अहमद बसपा से, कांग्रेस से धनंजय सिंह हैं। इन स्थितियों में पहले तो आपसे जानना चाहेंगे लड़ाई किसके बीच है? यहाँ क्या जाति समीकरण कैसा है, आपके पास है जानकारी? हाँ है जी, तो बताइए। यहाँ अगर खड्डा विधानसभा के जातीय समीकरण को देखें तो खड्डा में अनुसूचित जाति के 16% मतदाता हैं, मुस्लिम 13% हैं, कुशवाहा 12% हैं, वैश्य 10% हैं, यादव 9% हैं और ब्राह्मण 7% और निषाद 6% हैं, अन्य 18% हैं। ये जातीय आंकड़ा है खड्डा विधानसभा क्षेत्र का। जी बिल्कुल। अब किसके बीच में यहाँ सपा से है, बसपा से है, कांग्रेस से है, भाजपा से, किसके बीच में कांटे की टक्कर है? पहले दूसरे पे कौन है? अब वर्तमान में गठबंधन, निषाद पार्टी और भाजपा के गठबंधन से विवेकानंद पांडे चुनाव मैदान में हैं। और सबसे बड़ी सीट है कि बात है कि यहाँ जो निवर्तमान विधायक जटाशंकर त्रिपाठी हैं वो भाजपा के विधायक रहे। तो ऐसे में यहाँ निषाद पार्टी जो है उनका 6% मत और वैश्य मत और कुशवाहा और अनुसूचित और ब्राह्मण, ये मिलाकर के अगर देखा जाए तो विवेकानंद पांडे की स्थिति काफी अच्छी लग रही है और उम्मीद है कि विवेकानंद पांडे को निकलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो लाभार्थी योजना है, इसका जो लाभ जो लाभार्थियों ने लिया है, इसका सीधा असर मतदाताओं पे पड़ रहा है और इससे ऐसा लग रहा है कि विवेकानंद पांडे की स्थिति बहुत ही मजबूत है। यादव भी मतदाता काफी होंगे और सपा के कुछ अपने परंपरागत वोट होंगे, क्योंकि यादव बिरादरी मात्र 9% है इस विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए इनका बहुत महत्व नहीं है। सबसे बड़ी चीज है मुस्लिम 13% और यादव 9%। अगर ये देख लें तो 21% जो है सपा का यहाँ वोट बैंक है और इससे जो 22% होता है, 22%, 13-9-22 होता है। हाँ, तो ये मतलब ये है कि जो वर्तमान स्थिति है, जो दलित वर्ग है वो इस समय भाजपा के साथ है और कुशवाहा वर्ग भाजपा के साथ है, वैश्य भाजपा के साथ है। यहाँ 9% सैंछवार बिरादरी है, कुर्मी जो आरपीएन सिंह का वर्चस्व इस
कुशीनगर जनपद में बहुत ज्यादा है। तो इस कुल मिला के देखा जाए और ब्राह्मण को भी और निषाद सबको मिला दिया जाए तो स्थिति विवेकानंद पांडे की अच्छी दिख रही है। बिल्कुल। यहाँ आपसे एक जानकारी चाहिए कि आप बोल रहे हैं कि जो दलित मतदाता है ये तो मायावती के साथ हुआ करता था, क्या बसपा त्रिकोणीय संघर्ष नहीं बना पा रही? क्योंकि निसार अहमद हैं, 13% मुस्लिम मतदाता हैं। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ कमजोर होगी तो दलित मतदाता बसपा के साथ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वर्तमान जो चुनाव चल रहा है इसमें बसपा का जो कैडर वोट है वो सरकार की योजनाओं का ज्यादा लाभ उसको मिला है और उससे वो ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो दलित काफी संख्या में जो है बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। अशोक चौहान के साथ क्या मुस्लिम मतदाता जा रहा है कि निसार अहमद को दे रहा है वहां वोट? यहाँ मुस्लिम मतदाता सपा से अशोक चौहान है चूंकि, तो सपा की तरफ जा रहा है मुस्लिम मतदाता कि निसार अहमद को जा रहा है? देखिए बहुतायत संख्या में जो मुस्लिम मतदाता है वो सपा के ही साथ इधर जा रहा है। तो फाइट तो हमें कांटे की लग रही है फिर, मुझे लग रहा है। अगर मुस्लिम जा रहा है, अशोक चौहान के अपने परंपरागत वोट होंगे सपा के, प्लस यादव वोट भी होंगे। एक बार हम राव साहब से बात कर लेते हैं। राव साहब, खड्डा सीट पे जिस तरह से हमारे महेश जी बता रहे हैं, उन्होंने सारी जानकारी दी है, तो थोड़ा सा वो दीगर जितने जाति के लोग हैं वो सबको भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि लाभार्थी योजना जिसमें लाभार्थी जो लोग हैं वो जो परंपरा कैडर बेस्ड वोट जो थे मायावती के, वो भी कट के जा रहे हैं भाजपा में। और निसार अहमद एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, और लेकिन मुस्लिम मतदाता अशोक चौहान के साथ जा रहा है। यादव मत भी है, करीब 22% इनके खांटी वोट उनके साथ जाते दिख रहे हैं। परंपरागत वोट भी सपा के साथ बहुत कुछ है। क्या लग रहा है राव साहब आपको? भट्टी जी, अगर पिछली बार का चुनाव देखें 2017 में, तो 7 सीटों में 5+1 सुबह सपा जो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी थी, उसका इस पूरी बेल्ट में काफी होल्ड है। तो उसको 1 सीट दी गई थी और 1 सीट वो जीत गए थे। बाकी 5 सीटें उनकी मदद से और जीते थे भाजपा कुशीनगर की बेल्ट में। तो वहां पर जो जातीय समीकरण है वो पिछली बार के चुनाव में तो भाजपा के समर्थन में चला गया था। गौर करने वाली बात है कि कुशीनगर में बसपा को हमेशा सारी सीटों पे ज्यादातर वो थर्ड आई, जितनी सीटें थी। सेकंड में फाइटिंग में हमेशा सपा रही है। तो उस समय 2017 और आज के मुकाबले अगर आकलन करें तो बीजेपी ने इस सीट से फिर ब्राह्मण एक कैंडिडेट दिया है हाटा से, और सपा ने अशोक चौहान को दिया है, और बसपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। तो बसपा का जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बसपा ने हमेशा से यही कहा है, स्टेटमेंट मायावती जी का जो राष्ट्रीय प्रमुख है बसपा की, उन्होंने यही कहा है कि अगर जहां सपा मैं हारती हुई दिखूं तो मेरा वोट आप भाजपा को दीजिए। तो ये समीकरण जो महेश बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये प्रभावी रहेगा। यहाँ पर फाइट सपा और बसपा के बीच, भाजपा के बीच में ही रहेगी। जी, लेकिन जो अंक गणित है उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फाइट लग रही है। अब वो अलग बात है कि वोट में पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ ये पहली बार संभवतः हो रहा होगा कि अकेला मुस्लिम प्रत्याशी है, उसके बाद उनको अगर पूरे मुस्लिम वोट नहीं जा रहे हैं तो पहली बार लामबंद हुए हैं पूरी तरह से सपा के साथ मुस्लिम मतदाता। इसमें एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम मतदाता जो आकलन हो रहा है जी, जो सभी लोग आकलन कर रहे हैं जी, वो यही कह रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता सपा के साथ जा रहा है जी। तो अगर सपा के साथ जा रहा है तो वो अगर बसपा ने उसके वोट काट ली है तो नुकसान तो सपा का ही होगा। जी, 2000-4000 तो कटेंगे ही, निसार अहमद जी के साथ जाएंगे ही। वो 2000-4000 मेरे ख्याल से भाजपा का फायदा ही करेंगे। जी जी। चलिए एक बार महेश जी, यहाँ कांग्रेस भी कहीं दिख रही है महेश जी? कांग्रेस से धनंजय सिंह पहलवान खड्डा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। हाँ। और इन्होंने भी मेहनत किया है, लेकिन चूंकि कांग्रेस का कोर वोट अब बचा नहीं, ऐसे में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये राजपूत बिरादरी से आते हैं और यहाँ राजपूत बिरादरी की संख्या नगण्य की तरह है।
सुभाषपा का गठबंधन इस बार सपा के साथ है, तो ये निषाद वोट क्या फिर भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? सपा के साथ जाएंगे ना? नहीं, निषाद डॉक्टर संजय निषाद का जो गठबंधन है उसी से विवेकानंद पांडे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ निषाद 6% है और निषाद का सब कंप्लीट वोट निषाद का जो है वो भाजपा के साथ जा रहा है, क्योंकि निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जो है गठबंधन से विवेकानंद पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में निषाद पार्टी और कुशवाहा, वैश्य, सैंथवार, ब्राह्मण ये मिला करके एक अच्छा प्रतिशत बन रहा है, इसलिए इनके निकलने की संभावना दिख रही है। चलिए, पडरौना, यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते थे। क्या, जैसा कि शुरू में राव साहब ने पूछा, आप बेहतर बता सकते हैं कि पडरौना में उनकी स्थिति खराब थी क्या स्वामी प्रसाद की, जो फाजिल नगर गए वो चुनाव लड़ने? आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार 3 बार विधायक रहे, 2 बार सामान्य चुनाव से और 1 बार उपचुनाव से ये विधायक चुने गए और ये उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन कभी इन्होंने इस क्षेत्र के विकास की बात नहीं किया और इनके रिज्यूम में कोई बहुत अच्छा विकास नहीं हो पाया। और इनको जब ये आभास हो गया कि अब पडरौना की जनता हमें नकार देगी, तो इन्होंने जो है भाजपा पे ब्लेम लगा करके, आरोप लगा करके भाजपा छोड़ करके और सपा इन्होंने ज्वाइन कर दिया। लेकिन जिस फाजिल नगर विधानसभा को इन्होंने अपना सुरक्षित सीट समझा, वहां इनकी स्थिति वर्तमान में ठीक नहीं दिख रही है। अब अगर फाजिल नगर विधानसभा की बात करें तो फाजिल नगर विधानसभा में जो मतदाताओं की स्थिति है वो चनऊ एक बिरादरी है, 20% उसका है जो कुर्मी वर्ग से आता है। मुस्लिम फाजिल में बाद में बात कर लेंगे महेश जी। पडरौना की बात कर लें। यहाँ मनीष कुमार बीजेपी, विक्रमा यादव सपा गठबंधन, पवन उपाध्याय बसपा और मोहम्मद जहीरुद्दीन कांग्रेस से हैं। यहाँ का जाति समीकरण क्या है? यहाँ जाति समीकरण 16% कुशवाहा है, 15% हरिजन है, 18% मुस्लिम है, 12% ब्राह्मण है, 10% यादव है, 10% चौहान है और 8% सैंथवार कुर्मी बिरादरी है और अन्य 11% हैं। और इस तरह जातीय अगर समीकरण को देखा जाए तो आरपीएन सिंह इस क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जा रहे हैं और माने जाते रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफी विकास का कार्य किया। जब वो राष्ट्रीय राज्य परिवहन मंत्री रहे, केंद्र में राज्य मंत्री रहे, तो उन्होंने यहाँ सड़कों का जाल बिछाया और वो पेट्रोलियम मंत्री रहे तो यहाँ गैस कनेक्शन और गैस की आपूर्ति पर बहुत ध्यान दिया और यहाँ की जनता को जो पहले दिक्कत आती थी गैस आपूर्ति के लिए, वो काफी सुविधाएं उनको मिलने लगी। और कुल मिलाकर के ये कुर्मी बिरादरी के यहाँ नेता माने जाते हैं, इसलिए इनके आने के बाद भाजपा निश्चित रूप से पडरौना विधानसभा में बहुत ही मजबूत हुई है। और ऐसे में मनीष जायसवाल, क्योंकि मनीष जायसवाल पूर्व में कांग्रेस से और कांग्रेस से इनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और इन्होंने काफी मेहनत भी किया, लगातार इस 10 सालों से क्षेत्र में मेहनत करते रहे हैं। तो ऐसे में इनकी स्थिति बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कांग्रेस से बीजेपी में आए। कांग्रेस के प्रत्याशी थे ये, लेकिन आरपीएन सिंह के भाजपा में आने के बाद इन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के भाजपा ज्वाइन कर लिया और भाजपा ने इनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब ये हम जानना चाहेंगे आपको कि सपा माने विक्रमा यादव को मुस्लिम वोट जा रहे हैं कि मोहम्मद जहीरुद्दीन को कांग्रेस में जा रहे हैं? 18% मुस्लिम है आपने बताया। अब यहाँ अगर सपा की बात की जाए तो विक्रमा यादव चूंकि 2-3 बार लगातार ये ब्लॉक प्रमुख बिशुनपुरा विकास खंड से रहे हैं और एक क्षेत्र में इनका एक प्रभाव है, तो उस क्षेत्र के मुस्लिम और यादव इनके साथ हैं। बाकी क्षेत्र में अजरुद्दीन, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ कोई जनपद स्तर का कोई नेता अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए इनके साथ जो है अब इस समय मुसलमान की स्थिति है, जो भाजपा को हराए उसको वोट दें। तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम बिरादरी है, मतदाता है, वो सपा के साथ ही ज्यादा जुड़ रहा है। तो मतलब 28% हो रहे हैं। देखिए आपने जो आंकड़ा बताया उसमें 28% मुस्लिम और यादव मिलके हो रहे हैं और कुछ अपने परंपरागत सपा के होंगे, तो ये अच्छी टक्कर अच्छी दे रहे हैं कि भाजपा का पड़ा भारी दिख रहा? नहीं, टक्कर तो सपा ही दे रही है भाजपा को पडरौना विधानसभा में। चलिए यहाँ भी वही जी। हाँ बोलिए महेश जी, बोलिए महेश जी। हाँ,
मतलब अगर ये जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो जो कुशवाहा है वो 16% है, वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। और दलित वर्ग जो 15% है, क्योंकि लाभार्थी योजना का लाभ उसको लगातार मिल रहा है, तो ऐसे में वो भाजपा के साथ ही जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण कंप्लीट भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। और सैंथवार तो भाजपा का है ही है, क्योंकि आरपीएन सिंह के आ जाने के बाद सैंथवार एक भी इधर उधर हिलने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भाजपा का मत प्रतिशत यहाँ ज्यादा दिख रहा है। चलिए राव साहब, पडरौना में आपने देखा, मैंने यहाँ भी वही स्थिति, मोहम्मद जहीरुद्दीन 18% मुस्लिम मतदाता है। इस बार मुस्लिम मतदाता अपना वोट बेकार नहीं जाने देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक आरपीएन सिंह का नाम लिया महेश ने जी। आरपीएन सिंह बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के जी। और आप अगर देखेंगे जब आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में प्रवेश किया, उसी के कुछ समय बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना भाजपा से अलग होना चालू किया और वो सपा में आ गए और पडरौना की सीट की जगह फाजिल नगर आने लगे। ये थोड़ा आपका अंदर की अंतरकला दिखाता है कि क्या हुआ। आरपीएन सिंह एक यहाँ के एक इस क्षेत्र के और पूरे कुशीनगर में उन्होंने बहुत काम किया है। जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं उन्होंने अपना बेस बनाया है। कांग्रेस का यहाँ नाम नहीं है जितना आरपीएन सिंह का नाम है जी। ये बात यहाँ की जनता गौर करती है जी। महेश ने एक बात बहुत अच्छी कही कि एक जानकारी बहुत अच्छी दे दी कि ब्राह्मण मतदाता का झुकाव यहाँ पर भाजपा की तरफ है जी। आप देखेंगे तो बसपा ने एक ब्राह्मण को दिया है, पवन उपाध्याय जी। और सपा और कांग्रेस ने दोनों ने अपने अपने वोट बैंक को लगाने के लिए अपने हिसाब से कैंडिडेट दिए हैं। तो यहाँ आपस में इन लोगों की लड़ाई है, लेकिन जो मार्जिनल जो स्थिति दिखती है वो भाजपा का आरपीएन सिंह की वजह से यहाँ अपर हैंड दिखता है। बिल्कुल। तुमकही राज में क्या स्थिति महेश, यहाँ थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टेड चीज है, अजय कुमार लल्लू जी की क्या स्थिति है? सर कोही विधानसभा से इस समय जो 4 प्रत्याशी जी, अजय लल्लू और निषाद पार्टी के और भाजपा के गठबंधन से डॉक्टर असीम राय कुमार राय और सपा से उदय नारायण गुप्ता और बसपा से संजय गुप्ता हैं जी। तो इस तरह, क्योंकि यहाँ जो अगर जातिगत मत का प्रतिशत देखा जाए तो कुशवाहा 18% है, वैश्य 15% है, निषाद 15% है, ब्राह्मण 14% है, भूमिहार 10% है, मुस्लिम 13% है और राजपूत 8% है जी। तो अगर हम ये जातीय समीकरण को देखें तो क्योंकि इस समय 3 वैश्य समाज के 3 लोग चुनाव मैदान में है तमकुही से जी। और एक समय था कि अजय लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका निषाद समाज में काफी पकड़ थी, लेकिन डॉक्टर ये निषाद के आ जाने की वजह से और भाजपा के गठबंधन हो जाने की वजह से अब इनकी पकड़ ढीली हो गई है, क्योंकि निषाद पार्टी इस समय पूर्णतः भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर निषाद पार्टी को देख लिया जाए, कुशवाहा को देख लिया जाए, ब्राह्मण और भूमिहार और राजपूत को मिला दिया जाए, तो इस समय भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर असीम कुमार राय जी जो हैं, उनका पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है। फाइट में कौन है इनके? सर फाइट में कौन है? दूसरे नंबर लड़ाई में कौन है? सपा है, बसपा है या कांग्रेस है, अजय कुमार जी हैं? नहीं, सपा तो कतई यहाँ लड़ाई में नहीं है तमकुही राज विधानसभा में। कारण ये है कि सपा से नंदकिशोर मिश्रा जो 3 बार लगातार विधायक रहे भाजपा से, वो भाजपा छोड़कर सपा में चले गए थे, लेकिन पुनः उनकी भाजपा में वापसी जो है सपा को यहाँ एकदम ही कमजोर कर दिया है। और वर्तमान में सपा के उदय नारायण गुप्ता और बसपा के संजय गुप्ता, क्योंकि ये दोनों लोग क्षेत्रीय लोग हैं और इसी विधानसभा के हैं, तो ये निश्चित वैश्य और जो सपा का वोट है उसमें बंटवारा करेंगे। और यहाँ चूंकि मुस्लिम प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं, 13% मुस्लिम है, इसलिए जो है यहाँ सपा की स्थिति अच्छी नहीं है। और यहाँ जो वर्तमान जातीय समीकरण पे देखा जा रहा है
तो उसमें कांग्रेस और भाजपा की ही लड़ाई दिख रही है। उन्हें अजय कुमार जी की और कांग्रेस की भाजपा की लड़ाई दिख रही है। जी राव साहब, जो हम लोगों ने शुरू में शंका जाहिर की थी, कुशंका जाहिर की थी, वो ये थी कि अगर अजय कुमार लल्लू चुनाव हार जाते हैं तो कांग्रेस के लिए आगे आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। जैसा कि बता रहे, हालांकि लड़ाई है, टफ है, चुनाव है, निर्णय क्या होगा जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल असीम कुमार और अजय कुमार के बीच उसमें जाति समीकरण के आधार पे भाजपा आगे दिख रही। राव साहब, एक बात मैं महेश से पूछना भी चाहूंगा और जानकारी चाहता हूँ। हाँ, क्या वहाँ पर जो मतदाता बेस है वो अजय कुमार लल्लू ने कुछ जमीन पे कुछ काम किया है प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए? जी महेश जी, राव साहब पूछ रहे हैं कि अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जमीनी स्तर पर जनता के लिए क्या काम किया, जैसे कोरोना के मुद्दे को लेके बहुत सारी बातें हैं। महेश, अजय कुमार लल्लू जी, इनका मुख्य काम जो रहा है, ये जब बाढ़ आती रही है वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना और निषाद समाज के लोगों की मदद करना ही इनका मुख्य काम रहा है। क्योंकि मैं इनको तब जब ये छात्र राजनीति में थे तो मैं तब से इनको जानता हूँ और इनके साथ मैंने तमाम क्षेत्रों में भ्रमण भी किया है। तो उस समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में निषाद पार्टी के ही लोग, निषाद समाज के ही लोग रहते हैं, तो इनका मूल जो कोर वोट था वो निषाद समाज का वोट था। लेकिन चूंकि अब वो भाजपा से निषाद पार्टी की गठबंधन हो जाने की वजह से इनका वो कोर वोट खिसक चुका है और वो भाजपा के साथ जुड़ गया है। ऐसे में इनकी पहली पुरानी स्थिति अच्छी नहीं है। और जहां तक विकास की बात है तो आज भी तमकुही विधानसभा में जो विकास हुआ है वो मुख्य 4 लेन है और बाकी सड़कें तो अभी बनी हैं चुनाव के कुछ दिन पहले। तो और जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उसमें कोई मूलभूत काम इनके रहते नहीं हो पाया, क्योंकि ये काफी लंबा एरिया जो है, करीब 60-70 किलोमीटर का एरिया जो है बाढ़ प्रभावित है, जो नारायणी नदी से होके सेवरही तमकुही राज विधानसभा होके ये जो नदी जाती है, तो इससे कटाव का प्रभाव और ये तमाम से इससे कोई सालिक ठोस वर्क इन्होंने नहीं करवाया है। जैसे बंधे की बात हो या कटाव रुकवाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था हो, तो इसलिए जो ये निषाद समाज जो है वो इस समय इनके साथ नहीं है। चलिए राव साहब, स्थिति अच्छी नहीं दिख रही। यही मैं जानना चाह रहा था और यही मैं जानता भी था। मैं चाहता था दर्शक जाने एक चीज। इन्होंने अजय सिंह लल्लू काम तो कुछ करवा नहीं पाए क्योंकि 5 साल इनकी सरकार नहीं रही। उसके पहले की बात तो क्या बात करें, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, बहुत काम हो सकता था। लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ ये हो गई है बड़ी जी की एक तरफ संजय निषाद है, भाजपा से के साथ हैं, दूसरी तरफ सपा से ओपी राजभर है। ये इस पूरी बेल्ट में इन दोनों नेताओं का काफी अच्छा होल्ड बना है पिछले 4-5 सालों में। तो ये कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बहुत प्रभावित कर रहे हैं जी। तो ये इस स्थिति में अजय सिंह लल्लू के लिए चुनौती ये है कि वो अपने कोर वोट बैंक, जैसा कि महेश बता रहे हैं, निषाद को छोड़ के बाकी और कितनों का समर्थन ले सकते हैं जी। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कहा। फाजिल नगर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। अब महेश जी, आप पहले भी फाजिल के नगर के बारे में बता रहे थे, पहले तो ये बता दीजिए, सीधे सीधे दर्शक जानना चाह रहे हैं, लड़ाई किसके स्वामी प्रसाद मौर्य फाइट में है, सपा से लड़ रहे हैं या कोई और पार्टी है, इलियास है या सुनील मनोज हैं? अगर हम फाजिल नगर विधानसभा की बात करें तो दूसरी बार विधायक भाजपा से विधायक रहे गंगा सिंह कुशवाहा के सुपुत्र डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा हैं, तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और सपा से भाजपा का मन छोड़ करके सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। और तीसरे सपा के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता और पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी, जिनको काफी उम्मीद थी इस बार फाजिल नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन उनको न दे करके सपा ने, मैं तो यही कहूंगा कि सपा ने थोड़ी गलती की है। कारण यह है कि जो इलियास अंसारी हैं उनको मैं लगभग 30-35 सालों से जानता हूं, जो एक जमीनी स्तर के नेता हैं
और उनका चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादव समाज हो, हर समाज के लोगों से बहुत अच्छा संबंध है और उनका व्यक्तिगत बहुत अच्छा संबंध है और उनको उस क्षेत्र की जनता बहुत मानती भी है। तो ऐसे में बसपा का वो उन्होंने दामन पकड़ करके और बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो जो अगर हम यहाँ मत प्रतिशत देखें फाजिल नगर की, तो कुर्मी बिरादरी यानी चनौ बिरादरी के 20% है, मुस्लिम यहाँ मात्र 18% है, कुशवाहा 15% है और दलित वोट जो है 15% है, ब्राह्मण 10% और वैश्य 7%, भूमिहार 5%। तो इधर का जो भूमिहार है वो भी भाजपा के साथ है। चनौ इस तरह से मान लीजिए कि कंप्लीट भाजपा के साथ है जो कुर्मी बिरादरी है। कुशवाहा बिरादरी में थोड़ा विभाजन हो सकता है स्वामी प्रसाद के आने की वजह से। और दलित वोट जो है वो चूंकि लाभार्थी वर्ग है तो वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण भाजपा के साथ है और वैश्य और भूमिहार भी भाजपा के साथ है। तो ऐसी स्थिति में जो हम अगर देखते हैं तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है, क्योंकि अगर इलियास जो भी मत पाएंगे वो सपा का ही मत काटेंगे और प्लस वो अपना कुछ व्यक्तिगत जो उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, जो लोगों से अपने संबंध बनाए हैं और जो इस क्षेत्र में वो काफी समय दिया है, तो इसका लाभ उनको जा सकता है। तो वो अगर इलियास अंसारी की बढ़त होती है तो निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य हार जाएंगे। अगर इलियास की बढ़त नहीं होती है तो उस समय जो है तब मुख्य लड़ाई जो है भाजपा और सपा में होगी। लेकिन अगर इलियास अपनी बढ़त बना लेते हैं तो निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ कमजोर पड़ेंगे। तो अभी स्थिति बने इलियास जी ट्रायंगुलर फाइट नहीं बना पा रहे हैं? नहीं बना रहे, क्योंकि कल एक जो घटना हो गई, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले से और भाजपा के लोगों के भाजपा का जो काफिला आ रहा था, दोनों में आपस में कुछ भिड़ंत हो गया, कुछ मारपीट हो गई, कुछ पत्थरबाजी हो गई। तो इससे चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस क्षेत्र के नहीं है, बाहरी हैं, तो अभी जब स्वामी प्रसाद शुरुआती दौर में जब इस विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करने आए थे नामांकन के पहले, तो बाहरी भगाओ का नारा यहाँ के लोगों ने दिया था। तो कहीं न कहीं इसका असर इनके चुनाव पर पड़ेगा। जी राव साहब, हम कुशीनगर की भी बात कर लेते, फिर दोनों सीटों पे आपसे बात करते हैं। कुशीनगर से क्या स्थिति है महेश जी? जाति समीकरण के आधार पे पीएन पाठक, राजेश प्रताप राव, मुकेश्वर प्रसाद और श्यामरती। अगर कुशीनगर विधानसभा की का जातिगत प्रतिशत देखें तो मुस्लिम यहाँ 20% है, ब्राह्मण 20% है, मुस्लिम 15% है और दलित 12% है, सैंथवार 10% है, वैश्य 10% है, भूमिहार 8% और राजपूत 8%। अब अगर हम देख लें तो ब्राह्मण बिरादरी से पीएन पाठक भाजपा के हैं और कुर्मी बिरादरी के जगदम्बा सिंह अधिवक्ता हैं, वो है कांग्रेस से, और मुकेश्वर मधेसिया वैश्य समाज से हैं बसपा से, और सपा से राजेश प्रताप बंटी राव प्रत्याशी हैं। ये चारों मुख्य प्रत्याशी हैं। तो अगर इनका मत प्रतिशत देखा जाए तो कुल मिलाकर के, क्योंकि अब वर्तमान में मुस्लिम जो है वो एक जगह नहीं जा पा रहा है, उसमें वही भी बिखराव है, तो कुछ मुस्लिम सपा के साथ है, कुछ बसपा के साथ है, तो इस तरह इनके में बिखराव हो रहा है। और सैंथवार बिरादरी जो है, चूंकि इस पूरे जनपद का सैंथवार बिरादरी जो है आरपीएन सिंह को अपना नेता मानता है, तो ऐसे में बहुत थोड़ा सा प्रतिशत हो सकता है कि जगदम्बा सिंह जो एडवोकेट हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके तरफ सैंथवार बिरादरी का झुकाव हो। जगदम्बा सिंह प्रत्याशी की श्यामरती, जगदम्बा सिंह, ये श्यामरती किससे है? कांग्रेस से है ना? नहीं, कुशीनगर विधानसभा से। हाँ हाँ, ये बदल दिया था क्या बाद में कांग्रेस ने? अब हमारे पास जो वर्तमान में कांग्रेस से जगदम्बा सिंह ही हैं, कांग्रेस वहां से। ठीक है। नहीं, श्यामरती पत्नी है इनकी। हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इनकी पत्नी है श्यामरती देवी। वो लड़ रही है। मुख्य रूप से तो जगदम्बा सिंह को ही लोग पहचानते हैं, क्योंकि एक क्रिमिनल के अच्छे वकील हैं, तो इसलिए इनको ज्यादा इनका ही नाम चलता है एक तरफ से। तो ऐसी स्थिति में जो है हमको यहाँ जो है भाजपा ही मजबूत दिख रही है फिलहाल। तो राजेश प्रताप का अपना जाति यादव प्लस 20% मुस्लिम, उसके बाद भी राजेश प्रताप आगे नहीं दिख रहे हैं। राजपूत जिस बिरादरी से
बंटी राव, राजेश प्रताप और बंटी राव आते हैं, उनका प्रतिशत जो है पूरे विधानसभा में सिर्फ 8% है। प्लस यादव और मुस्लिम 15% है। अच्छा, यादव और यादव बिरादरी यहाँ अन्य में बहुत ज्यादा नहीं है, अन्य में वही 17% में यादव बिरादरी है, यानी कि इनका प्रतिशत बहुत कम है। तो ऐसे में मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि सपा यहाँ मजबूत है। बिल्कुल। राव साहब, स्वामी प्रसाद जी की स्थिति की बात कर लें, मतलब न घर के रहे न अब घाट नहीं कहेंगे हम। अभी यहाँ एक बात, कल की जो घटना महेश ने भी जिक्र किया, कल की घटना से स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा जोर मिल रहा है। उसमें दो कारण है। एक तो भाजपा ने का जो हमला था उनकी गाड़ियों पे, उनके काफिले पे, वो काफी हाईलाइट हुआ। दूसरा एक घटना और हुई उसी के साथ। उनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य, जो भाजपा से सांसद है। उन्होंने तत्काल इस घटना का खंडन किया और तत्काल ये कहा कि मैं अपने पिता के साथ हूँ। और पहली बार उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद अपने पिता के लिए उन्होंने पक्ष में कुछ बात कही। अब आगे अगले कुछ 24 घंटे के अंतराल में ये देखना पड़ेगा कि संघमित्रा मौर्य वहां जाके कुछ कहती हैं या नहीं कहती हैं, क्योंकि वो एक इमोशनल कार्ड होगा। अगर वो इमोशनल कार्ड चल गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य को फायदा होगा वहां पर, मुझे लगता है। वरना वहां पर जो वोट शेयरिंग जो दिख रही है वो भाजपा के पक्ष में दिख रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में ही पड़ी थी। बसपा का वहाँ वोट शेयर तो है, लेकिन बसपा का जो कैंडिडेट है वो मुझे उतना प्रभावशाली नहीं दिख रहा है वहाँ पर, उस जगह पर। दूसरी कुशीनगर की अगर हम बात करें तो कुशीनगर में पीएन पाठक भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी दिया, जैसे महेश ने भी बताया, और बाकी राजेश प्रताप राव को बंटी। वहां पर जो जातीय समीकरण है वो सपा और भाजपा की ही टक्कर दिखा रहा है। जबकि वहां पर जो देखिए यहाँ पर दो एडवोकेट खड़े हो गए हैं, तो एक उस सीट पर, तो वो वोट शेयर और कई तरीके से जिले में जब भी आप जाते हैं तो वकील जो नामी गनामी होते हैं जिले के, उनका काफी प्रभाव होता है वहाँ। तो वो कहीं ना कहीं वो इन दो वकील प्रत्याशियों की वजह से वो वोट शेयर थोड़ा बट रहा है। वरना वहाँ फाइट मेरे हिसाब से सपा और भाजपा की। बिल्कुल। चले हाटा की बात कर लेते हैं। महेश, हाटा में क्या स्थिति बनेगी? हाटा विधानसभा से भाजपा के निवर्तमान विधायक पवन केडिया हैं, और इस बार भाजपा ने जो है इनको मोहन को वो दिया है, मोहन वर्मा, मोहन वर्मा को, जो वर्तमान में वहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। और ये बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और इनकी काफी अच्छी पकड़ है मतदाताओं में। अगर यहाँ जातीय समीकरण को देखा जाए तो यहाँ 24% जो है सैंथवार हैं कुर्मी जात के, 20% दलित हैं और 12% वैश्य हैं, और मुस्लिम यहाँ मात्र 10% है, ब्राह्मण 10% हैं, यादव 7% हैं, ठाकुर 5% हैं और अन्य में 13% हैं। तो यहाँ भी अगर देखिए, चूंकि सबसे ज्यादा मत प्रतिशत जो है कुर्मी बिरादरी का है, और जब आरपीएन सिंह के पिताजी और आरपीएन सिंह चुनाव लड़ते थे संसदीय का, तो उस समय सबसे ज्यादा मतों से ये हाटा विधानसभा से ही ये जीता करते थे। तो ऐसे में आज भी आरपीएन सिंह की पकड़ जो है हाटा विधानसभा में बहुत ही मजबूत है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो मुख्य लड़ाई जो है सपा और ये मोहन वर्मा की है, भाजपा की है मुख्य लड़ाई। आगे कौन दिख रहा है थोड़ा बहुत? मतलब क्योंकि सपा के राधे श्याम सिंह जो है सपा के एक कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, और काफी समय से उन्होंने अपना आवाज हाटा विधान, पहले वो रामकोला से लड़ते थे चुनाव, और वो बाद में जो हाटा विधानसभा में अपना आवास बना लिया, और लगभग 10 सालों से हाटा विधानसभा में रह रहे हैं। तो इसलिए जो है उनकी भी, वो भी जमीनी स्तर के नेता हैं, वो किसानों के नेता कहते हैं अपने आप को,
तो उनकी भी पकड़ है। लेकिन जो अगर जातीय आधार पर देखा जाए तो हाटा विधानसभा में भाजपा ही मजबूत दिख रही है। रामकोला चूंकि सुरक्षित सीट है और ये पिछले चुनाव में सुभाष सपा से रामानंद बौद्ध विधायक रहे और वर्तमान में भाजपा ने जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनय गौड़ को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और गठबंधन से पूर्ण ये विधायक पूर्णवासी देहाती हैं जो एक बार नौरंगिया से और 2 बार रामकोला विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। और कांग्रेस और बसपा ने तो सिर्फ एक नाम का जो है दिया है, पूर्व विधायक शंभू चौधरी को कांग्रेस ने दिया है और बसपा से शैलेंद्र विजय कुमार को दिया है। तो मतलब ये है कि यहाँ भी जो लड़ाई है वो मुख्य रूप से सपा गठबंधन और भाजपा की है, बाकी कोई लड़ाई में है नहीं। क्योंकि जो ये पूर्णवासी देहाती जो सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, इनकी भी बहुत अच्छी पकड़ है। और यहाँ अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो सैंसवार बिरादरी यहाँ 25% है, हरिजन 15% है, मुस्लिम 14% है, राजपूत 10% है, वैश्य 10% है, ब्राह्मण 7% है और अन्य बिरादरियों में 26% है। तो अगर चूंकि आरपीएन सिंह के भाजपा आने के बाद कुर्मी बिरादरी कहीं हिलने वाली नहीं है, तो ऐसे में 25% का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। और ऐसे में इसका लाभ जो है विनय गौड़ को जो है इसका लाभ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं इनको मिल सकता है। चलिए हाटा की बात कर लेते हैं राव साहब से। राव साहब, हाटा और रामकोला मैंने ये जो टोटल 7 सीटें भी थी जिसमें एक कांग्रेस के पास गई थी, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति लग रही है कि 5 सीटें बीजेपी को जा ही सकती हैं, 2 सीटों में संशय है सपा और भाजपा के बीच में। यहाँ पर बड़ी जी मुझे लगता है हमें एक चीज पे गौर करना चाहिए। आरपीएन सिंह इस कुशीनगर क्षेत्र के बहुत प्रभावशाली नेता रहे हैं। साथ में संजय निषाद भी आ गए हैं भाजपा के साथ। अब खिलाफ में देखिए तो खिलाफ में यहाँ रामकोला की सीट पे और कहीं ना कहीं अगल बगल के कुशीनगर पूरे क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर बहुत तेजी से उभरे हैं पिछले 5 वर्षों में, तो उनका भी काफी प्रभाव है। तो ये जो और बसपा तो हमेशा से रही है, उसका एक वोट शेयर रहा ही रहा है इस पूरे क्षेत्र में। जब 2000 में जब सरकार बनी थी 2003 में, तब से वो प्रभाव है यहाँ पर। इनके पिताजी का की जमीन भी थी यहाँ पर, खेती बाड़ी भी थी बहुत उस समय। अब तो शायद है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस विषय में पूरी। लेकिन ये आज अब प्रेजेंट की सिचुएशन में ये टक्कर इन दो व्यक्ति प्लस एक व्यक्तियों ओपी राजभर वर्सेस आरपीएन सिंह और संजय निषाद, ये ही जातीय समीकरण करेगा, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो सीट के मुताबिक ही दोनों दलों ने दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। हम चलते हैं अंबेडकर नगर, जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जितेंद्र पांडा। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी सर। जितेंद्र जी, कटेहरी ये बसपा के पास सीट थी, लहर थी जब बीजेपी की, तब यहाँ से बसपा चुनाव जीती थी। इस बार किसके बीच में लड़ाई है, क्या चल रहा है? जी, हम आपको बता दें कि कटेहरी विधानसभा क्षेत्र जो कि बसपा के कब्जे में पिछले चुनाव में थी, जैसा कि, लेकिन इस बार जो है लड़ाई त्रिकोणीय वहाँ दिखाई दे रही है। अभी तक का जो है, क्योंकि जो पिछली बार बसपा से विधायक चुने गए थे लालजी वर्मा पूर्व मंत्री, तो इस बार से निकाले जाने के बाद सपा में शामिल हो गए हैं और सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और बसपा से वहाँ पूर्व विधायक पवन पांडे के पुत्र हैं प्रतीक पांडे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि भाजपा से अवधेश द्विवेदी हैं चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ जो इस समय जो है वो त्रिकोणीय लड़ाई है और ब्राह्मण मतों पर काफी कुछ निर्भर कर रहा है वहाँ, कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा के साथ जा रहा है या फिर बसपा के साथ जाएगा। इसको लेकर जो है काफी कसमकस जारी है और इस पर जो है काफी कुछ निर्भर करेगा कि ब्राह्मण मतदाता किस तरफ ज्यादा जाएगा। जाति समीकरण कुछ है आपके पास, कितने प्रतिशत कौन जात के लोग हैं? जी, यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो संख्या है वो अनुसूचित जाति के संख्या है और लगभग 90,000 के आसपास यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाता हैं।
और उसके बाद जो है ब्राह्मण मतदाता 32,000 हैं, मुस्लिम मतदाता लगभग 38,000 हैं और यादव भी 40,000 के आसपास है। तो ये जो जातीय आंकड़े से जो अगर देखेंगे तब भी जो है लड़ाई में काफी दिलचस्प हो गया है यहाँ। और अनुसूचित जात जो बसपा का बेस वोटर माना जाता है उसके साथ साथ जो है ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास बसपा कर रही है। इसके बाद सपा का अगर देखते हैं तो जो सपा के जो बेस वोटर माना जाता है यादव और मुस्लिम, उसके साथ उनके जो कुर्मी बिरादरी का जो लालजी वर्मा प्रत्याशी हैं वो उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और भाजपा का जहाँ तक है तो उसके साथ मोस्ट बैकवर्ड और ब्राह्मण क्षत्रिय मतदाता जो है वो अपने साथ जातीय आंकड़े के हिसाब से भी काफी जो है त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। और खासकर ब्राह्मण मतदाता क्योंकि जो ब्राह्मण प्रत्याशी हैं यहाँ तो उनके बीच जो लड़ाई है कि अधिक मतदाता ब्राह्मण किस तरफ जाएंगे इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। क्यों मुस्लिम मतदाताओं को निसात फातिमा जो कांग्रेस से लड़ी है वो नहीं खींच पा रही है अपनी तरफ? जहाँ तक निसात फातिमा का सवाल है तो निसात फातिमा बहुत मामूली वोट जो है ले पाएंगी। जो अब तक देखने से लग रहा है जो कांग्रेस की किसी कोई लहर यहाँ नहीं है और काफी बाद में प्रत्याशी घोषित हुए। हालांकि उनके जो पति हैं वो काफी सक्रिय रहे हैं कांग्रेस में और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 से 6% वोट या 5% से ज्यादा वोट जो है वो नहीं ले पाएंगे। ये तो सपा के ही काटेंगे ना फिर वो? जी जी, निश्चित तौर पर जो मुस्लिम वोटर कटेंगे वो सपा के ही वोट कटेंगे। तो इसीलिए जो लड़ाई वहाँ है काफी कठिन लड़ाई माने जा रहे हैं। एक बार फिर बताइए, यादव कितने प्रतिशत है, मुस्लिम कितने प्रतिशत है? जी वहाँ सबसे ज्यादा जैसा कि मैंने बताया सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। उसके बाद यादव कितने प्रतिशत, मुस्लिम कितने प्रतिशत? यादव जो है लगभग 15 से 17% के बीच होंगे। हाँ। और मुस्लिम जो है वो भी लगभग वही है 17-18% है। चलिए राव साहब, मुझे जो लग रहा है 17, 18, 15 मतलब कुल के 32-33% मत किसी भी प्रत्याशी को अगर मिलते हैं तो काफी है। लेकिन निसात फातिमा 2000, 4000 जो भी वोट काटेंगी वो लालजी वर्मा के लिए मुश्किल पैदा करेंगी। एक बात यहाँ गौर करिए जी कि ये हमेशा से ये पूरा क्षेत्र बसपा का रहा है। भाजपा की लहर में भी बसपा ने अपना वोट शेयर, अपना वोट बैंक सब चीजें बचा के रखे थे। सपा की भी जब लहर थी तब भी यही स्थितियां थी। तो यहाँ फाइट हमेशा से बसपा वर्सेस रही। जाति समीकरण यहाँ बसपा को ज्यादा समर्थन कर रहा है। और 2017 के चुनाव में अगर एक आकलन देखें, 2017 के चुनाव में भाजपा ने शिफ्ट वोट शेयर जो कहती है कि मैंने बसपा का वोट शेयर शिफ्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर कुछ प्रभावशाली नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर जाति समीकरण बसपा को फेवर करता है मेरे हिसाब से। जो भी वोट शेयर आएगा वो चुनाव परिणाम उसी पर निर्भर करेगा कि वोटिंग कितनी परसेंट पे होती है। और यहाँ पर जी आप बोलिए। एक और इनसे पूछ लेते हैं हमारे पांडे जी से कि प्रतीक पांडे जैसा कि आपके ब्राह्मण वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे ये जानना चाह रहे हैं जितेंद्र की जो बसपा का कैडर, जो बसपा के पारंपरिक वोट थे वो बसपा को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या जो योजनाएं भाजपा सरकार चला रही है जिससे लाभार्थी जो से एक शब्द कहा गया है कि जिनको लाभ मिला है भाजपा सरकार में और वो ज्यादातर बसपा के मतदाता ही हैं, निचले तबके मतदाता हैं, वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं कि बसपा के साथ ही हैं? जितेंद्र जी, जैसे कि आप पूछ रहे तो जो बसपा का नए देश होता है जो कैडर वोट माना जाता है अनुसूचित जाति का, हाँ। उसमें जैसे कि एक चमार जाति होती है और उसके अलावा धोबी या खटीक या अदर एसटी होते हैं। तो जो चमार वोट जो बेस वोट उनका है उसमें से तो कटौती नहीं हो पा रही है, लेकिन जो अदर एसटी है उसमें से थोड़ा बहुत कटौती भाजपा के पक्ष में पिछली बार भी देखा गया था और इस बार भी देखा जा रहा है। हालांकि बेस वोट उनका जो बसपा का बेस वोट माना जाता है उसमें बहुत ज्यादा सेध कोई पार्टी नहीं लगा पा रही है। वो अभी भी बसपा के साथ लगे हुए हैं। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि लाभार्थी वाला
तो कहीं 1-2% ही इसका असर दिखाई पड़ रहा है। जी राव साहब यहाँ पर जी यहाँ पर देखना ये पड़ेगा। देखिए बसपा का जो से लालजी वर्मा काफी समय से यहाँ विधायक हैं और उनका अपना खुद का प्रभाव कितना है ये तो वहाँ के लोग ही जानेंगे, लेकिन वो हमेशा से मूलतः वो बसपा ही थे और बसपा के नाम पे ही वो जीतते थे। तो फाइट तो वहाँ पर बसपा और भाजपा वर्सेस सपा त्रिकोणी जो है वहाँ पर। अब ये देखना पड़ेगा वही कि वोटिंग परसेंटाइल वहाँ क्या बैठता है, और यहाँ भी ओपी राजभर और संजय निषाद, इन दोनों का जितना प्रभाव है वही सपा और भाजपा को प्रॉफिट दे सकता है। चलिए, क्योंकि समय समाप्त हो गया है रोहित, निश्चित तौर पे हम आपसे कल या परसों फिर बात करेंगे टांडा, आलापुर, जलालपुर और अकबरपुर सीट के बारे में। राव साहब हम फिर मिलते हैं आपसे इन सारी सीटों को लेकर के फिर आपकी टिप्पणी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित आपका भी, और राव साहब आपने अपना अमूल्य समय दिया स्वराज एक्सप्रेस को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो कुशीनगर और अंबेडकर नगर जिले की 12 सीटों पर आज जो जानकारी हमने जुटाई है उसके मुताबिक कुशीनगर में पिछली बार दमदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी के समीकरण थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने के बाद जिले के चुनावी रण में साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या नहीं, इसमें अभी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। जबकि अंबेडकर नगर की 3 सीटों में बसपा की पहले की तरह धमक नहीं है। 2019 में जलालपुर सीट पर हुए उपचुनाव में इसकी झलक देखने को मिली थी। खैर अभी हम जलालपुर, आलापुर, अकबरपुर और टांडा की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जिन सीटों पर हमने चर्चा की है उसमें अगर कुशीनगर की बात करते हैं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो अंबेडकर नगर में जिस कटेहरी विधानसभा सीट की हमने बात की है वहां त्रिकोणी संघर्ष की स्थिति है। देखते हैं आगे 10 तारीख को क्या नतीजा आता है। सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड